रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। CS10 present, CS11 CS11 नहीं, अच्छा CS12 स्टूडेंट्स मैसेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। क्या मुझे मैसेज करेंगे सर आई वाज इन क्लास एंड आई हैव माइक इशू ब्ला ब्ला, sir. प्लीज। रोल नंबर 5 की होगी है? 5 की हाँ हो गई है बेटा। 12 13 Present, sir. 14 Present, sir. 14. 17 20 22 24 5 Present. 24 present, sir. ओके। ये कौन 25 प्रेजेंट था? Sir, बेटा मुझे कोई आप sir, सब ना करें, मुझे अटेंडेंस पहले लगाने दो, पहले अटेंडेंस लगाने दो। 25 sir, Present. 26 Present, sir. 27 28 28 present, sir. 29 31 Present, sir. 34 33 Present, sir. Present. 35 35 36 Present, sir. 37 Present, sir. 39 40 1 Present. 42 Present, sir. 43 44 45 6 48 49 50 Present, sir. एक मिनट मुझे काउंट Excuse me, sir. एक मिनट मुझे काउंट करने में बचे। टोटल 31 एक्सक्लूडिंग मी। sir, 54 present. बचे Sir, roll number 20 भी present है. Sir, roll number 1 भी present है. बेटा एक मिनट, मैं अभी सारे वेरीफाई कर लूंगा कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं है। टोटल 20 बच्चे इधर अटेंड है सिर्फ। अब बताएं कौन प्रेजेंट है। 5 रोल नंबर कौन है? 5 तो है ना, और कौन है? Roll number 1. और 1 ठीक हो गया जी। Sir, roll number 3. बेटा आप पहले कहाँ थे? बाद में नहीं लिखूंगा। कौन है जल्दी Sir, बताएं। 54. जी, 50 Sir, 06. बेटा 54 इधर है ही नहीं मेरा रोल नंबर इधर।
मेरी लिस्ट में। सर 40 सर रोल नंबर 20। हाँ 54 है। हाँ 20 कौन है? सर मैं दानियाल। हाँ यार बेटा, आपके क्विज में नंबर कितने थे? सर क्विज में मेरे 15। और Sir, जी sir, बेटा, roll number 3. बेटा लगा दिया आप। Sir, roll number 12. बारी बारी जी। Sir, roll number 12. Sir, 20. 12 12 12 12 लगा दिए बेटा। Sir, 19. 60. 19 के बाद किसने बताया रोल नंबर? Musa. बेटा रोल नंबर बताओ ना, नाम से थोड़ी पता चलेगा मुझे। 24. आपके अच्छा इतनी एब्सेंट था, ठीक है। और कौन है? सर 40 रोल नंबर 40? लगा दिए बच्चे। Sir, 44. 44 44 रोल बेटा, आपके रोल नंबर कितने थे क्विज में? 20. Sir, 06 हो गया. 6 सर 16 के लगा दिया आपने। बेटा 16 की सिद्रा, हाँ लगा दिया। Yes. ठीक है 145। Sir, 17 की भी लगा दें please. थर्टी थ्री है और इधर 30 के टेनिस अभी भी 2 बच्चे रहते हैं जिसकी नहीं लगी टेनिस। Sir, 17. बता देना तो सुन लेना, 17. मैं बता देता हूँ। लगा दी बेटा। 49 की नहीं लगी, 48 की नहीं लगी, 46 की नहीं लगी, 45 की नहीं लगी, 43 की नहीं लगी, 35 की नहीं लगी, 32 की नहीं लगी, 29 की नहीं लगी, 22 की नहीं लगी, 11 की नहीं लगी। 11 आया बेटा, 11 आया बेटा है ना। और किसकी नहीं लगी? 22 आयशा बेटा, आपके नंबर कितने थे क्विज में? 19 जी? 19 1 19 है 19। ठीक है ठीक है, तो ये बस कर लगा दिया आपकी अटेंडेंस। ठीक हो गया, आप कंप्लीट हो गए। आज तो हमारे 31 स्टूडेंट्स हैं इधर। अभी भी एक बच्चा। इसके अलावा नहीं लगी अटेंडेंस रोल नंबर 11 की से लगाई है ना मोहम्मद ये बस कर। क्या पूरे हुए हैं? ठीक है ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस में दरमियान में भी मार्क कर सकता हूँ ड्यूरिंग लेक्चर। तकरीबन 1 घंटा और 20-25 मिनट तक लेक्चर हमारा जा सकता है। ओके तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। स्टूडेंट स्क्रीन नजर आ रही है लैपटॉप की? एनीबॉडी प्लीज, एक बच्चा मेरे से कम्युनिकेट किया करे। किन से बेटा आप कर लिया करें। Yes, sir, आ रही है. ठीक है ओके, तो आज हमारा टॉपिक बेसिकली वो है नॉर्मलाइजेशन। अभी तक हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट डेटाबेस के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डेटा हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझा कि हम किस तरह क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, फिर किस तरह हम उनका एनालिसिस करते हैं, फिर किस तरह हम उनकी जो है कंसेप्चुअल मॉडलिंग करते हैं, फिर लॉजिकल मॉडलिंग करते हैं, फिर फिजिकल मॉडलिंग। मतलब ये सारी फेज हमने कर ली। उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अगर आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाएं, किसी भी एग्ज़ाम में चले जाएं, ठीक है, तो सबसे जो
इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो नॉर्मलाइजेशन में से है। मतलब आपसे वो लाजमी पूछेगा कि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड या इसमें से कुछ बताएं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कहीं भी चले जाएं ये आपसे पूछा जाएगा। डेटाबेस अगर आप कहेंगे कि मुझे डेटाबेस अच्छी लगती है या आती है, या आप नहीं भी कहेंगे तो वो अगले बंदे को अगर आती होगी तो वो आपसे ज़रूर इस में से क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। बेटा माइक अपने ऑफ कर दें बाकी बच्चे। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है और क्यों है, इसका क्या फ़ायदा है, हम इसी को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ डेटाबेस टू अवॉइड डेटा रिडंडेंसी। सबसे पहला जो फ़ायदा है नॉर्मलाइजेशन का कि हमें किस में हेल्प आउट करता है, डेटा रिडंडेंसी को कम करने में। रिडंडेंसी से मुराद होता है डेटा का बार बार आना, रिपीट होना, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें डेटा रिडंडेंसी से हमें सेव रखता है। इसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की अनोमलीज होती हैं, जैसे इंसर्शन अनोमली होती है, अपडेशन अनोमली होती है और डिलीशन अनोमलीज होती हैं, ठीक है। इनसे हम सेव रखते हैं, यानी कि हम इन अनोमली से बचने के लिए क्या करते हैं, अपनी डेटाबेस नॉर्मलाइज करते हैं। और अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में देखेंगे कि व्हाट इज इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन अनोमली, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डुप्लीकेशन की। ये मैंने वर्ड यूज़ किया था कि हमारी नॉर्मलाइजेशन के दो फायदे होते हैं, एक हमारी रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन को ख़त्म करना, और दूसरा क्या होता है, हमने अनोमलीज को ख़त्म करना है कि हमारे पास इंसर्शन अनोमली ना आए, अपडेशन अनोमली ना आए, डिलीशन अनोमली ना आए। तो सबसे पहले टर्म थी डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी। तो दो तरह की डुप्लीकेशन होती हैं स्टूडेंट्स। एक डुप्लीकेशन होती है हमारे पास रो लेवल डुप्लीकेशन और एक होती है हमारे पास कॉलम लेवल डुप्लीकेशन, राइट। दो तरह की डुप्लीकेशन। अच्छा, रो लेवल डुप्लीकेशन में ये होता है कि हमारे पास अगर कुछ रॉज हैं वो बिल्कुल सिमिलर आ रही है, जैसे एक रॉ ये है, आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और कुछ टाइम के बाद हमारे पास वही रॉ दोबारा रिपीट हो रही है। तो इस किस्म की जो डुप्लीकेशन होती है उसको हम बोलते हैं रो लेवल डुप्लीकेशन। ये बड़ा एक इशू है। तो रो लेवल डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी बेटा कोई बता दे, रो लेवल डुप्लीकेशन को खत्म करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? सर प्राइमरी की। एग्जैक्टली, यू आर राइट, 100% राइट, बहुत अच्छी, शाबाश। हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की हेल्प अस टू रिमूव रो लेवल डिपेंडेंसी, यानी कि जब हम कहते हैं कि हमारे कॉलम के अंदर एक हमारे टेबल के अंदर एक कॉलम एज अ प्राइमरी की यूज हो रहा है, तो इससे मुराद ये होता है कि हमने रो लेवल हमारी जो डुप्लीकेशन है या रिडंडेंसी है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, उससे हमारी जान छूटी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास रो लेवल डुप्लीकेशन थी, और इसको एंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्राइमरी की का कंसेप्ट यूज करते हैं। इसके अलावा होती है कॉलम लेवल डुप्लीकेशन। ठीक है, कॉलम लेवल डुप्लीकेशन बेसिकली क्या है कि हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ डेटा जो कॉलम्स के अंदर होता है वो रिपीट हो रहा होता है। अगर आप ये देखें ना, ये डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और यही डेटा फिर दोबारा इधर भी आ रहा है, ठीक है, और यही डेटा ये दोबारा इधर भी आ रहा है। तो ये कुछ सेट ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम लेवल डुप्लीकेशन। ठीक है, रोज रिपीट नहीं हो रही, रो बिल्कुल यूनिक है सारी, क्योंकि उसके अंदर एक प्राइमरी की यूज हो रही है, लेकिन कॉलम्स के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, कुछ सेट ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसी रिडंडेंसी को हम बोलते हैं कॉलम लेवल रिडंडेंसी या कॉलम लेवल डुप्लीकेशन। ठीक है, कॉलम्स में डेटा का बार बार रिपीट होना, तो ये भी हम नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे पास रोज डुप्लीकेट हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ कॉलम्स डुप्लीकेट आए। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स की डुप्लीकेशन की वजह से, ये जो डुप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं, इनकी वजह से हमारे पास डिफरेंट किस्म की अनोमलीज जनरेट होती हैं, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, और अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। गॉट इट? So guys, if you do have any question regarding row level and column level duplication, please let me know, then we will move toward next topic. Welcome to the questions. Anybody? Okay. हमारा जो next topic है data redundancy in DBMS. Data redundancy means repetition of same name data multiples or a single table of
सिंगल टेबल ऑफ डेटाबेस, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी एक टेबल या मल्टीपल टेबल्स में होती है, और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना डेटा रिडंडेंसी का उसके दो बहुत बड़े ड्रॉबैक्स होते हैं जो हमारी डेटाबेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे एक बड़ा ड्रॉबैक होता है हमारा स्टोरेज कॉस्ट, कि जब हमारा डेटा बार बार में रिपीट हो रहा है तो स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और दूसरा होता है एफिशिएंसी। चलो अगर स्टोरेज हमारे पास आजकल स्टोरेज इतना बहुत इशू नहीं है, चलो एक हद तक अगर स्टोरेज को हम थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर दें, लेकिन ये चीज़ जो है एफिशिएंसी इज नॉट इग्नोरेबल, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। और लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हम स्टोरेज कॉस्ट को जो है इसको भी इग्नोर नहीं करते, क्योंकि जब हमारे पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं तो फिर ये स्टोरेज भी बहुत बड़ा इशू बन जाती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास दो तरह की चीज़ें डुप्लीकेशन होती हैं, एक रो लेवल होती है और एक कॉलम लेवल होती है। और फिर हमने कहा कि हमारे पास जो डेटा रिडंडेंसी है इसका डेटाबेस के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। हमने कहा इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक स्टोरेज वाइज इफेक्ट होता है और एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। हम डेटा इंसर्ट करना चाहें तो अच्छे से इंसर्ट नहीं कर पाते, या अपडेट नहीं कर पाते, या डिलीट नहीं कर पाते, या सिलेक्शन में भी इशू आता है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज थे हमारी डेटाबेसेस के अंदर। अच्छा, अब हमने कहा कि डेटा अनोमलीज जो होती हैं वो होती क्या है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब जरा हम उनको देखते हैं कि अभी मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, अनोमलीज। तो ये देखते हैं कि अनोमलीज हैं क्या। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेबल है स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, स्टूडेंट के नाम से टेबल है, और उसके अंदर कुछ ये हमारे पास क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, या आप इनको कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कॉलम है, ये सारे कॉलम है, ठीक है। और इसमें हमारे पास SID हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसर्शन अनोमली के। इंसर्शन में अनोमली में क्या मसला है? इंसर्शन अनोमली में ये है कि फॉर एग्जांपल ये वाला अब हमारा टेबल क्या स्टोर कर रहा है, कोर्स की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर रहा है और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर रहा है, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है एक टेबल के अंदर। अब फॉर एग्जांपल हमने ये टेबल के अंदर एक नया कोर्स इंसर्ट कराना है, यानी कि हम चाहते हैं कि एक नया कोर्स अभी कॉलेज ने ऑफर किया है इस साल समर में, ठीक है। वो एक कोर्स है जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं। तो अब इस टेबल में कोर्स रजिस्टर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि कोर्स रजिस्टर तब होगा जब उसके साथ कोई स्टूडेंट अटैच होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप 6 नंबर पे अगर कोई स्टूडेंट आएगा जिसकी ID 6 होगी, ठीक है, तब जाके हम कोर्स की एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास क्या था, इंसर्शन अनोमली थी कि हम कोर्स को उस वक्त तक इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसमें कोई एक स्टूडेंट ना हो। एक मिनट, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है? जी बेटा 9:14 हो गए बेटा, अब नहीं हो सकती अटेंडेंस, ठीक है। 9:15 तक मैं मैक्सिमम अलाउ कर सकता था, इसके बाद नॉट अलाउड, 0 मार्क्स हैं अटेंडेंस के। टेक इट सीरियसली ना बेटा, रिमोट क्लासेस का ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग जब आपका दिल करे आप आएँ जब जाएं। सो हमने तो वैसे ही लेके चलना है जिस तरह हम लैब में चल रहे थे ऑलरेडी। अच्छा, काइंडली ना इसमें इस किस्म की ड्यूरिंग लेक्चर, इस किस्म के ना लेक्चर्स ड्यूरिंग लेक्चर इस किस्म के प्लीज अपना मैसेजेस ना किया करें। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन वेलकम, और जो इस किस्म की आपकी जो हम बातें होंगी, डिस्कशन होगी, वो एंड ऑफ क्लास हम जरूर करेंगे, उसको टाइम देंगे। मैं आपकी तमाम क्यूरीज को वेलकम करता हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ लेक्चर। हाँ, अगर आपका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, आपको कुछ रिपीटिशन मांग रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये वाला कंसेप्ट दोबारा रिपीट कर दें, या कोई आपका क्वेश्चन राइज होता है, सो वेलकम, उसको आप किसी भी वक्त अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यू कैन लीव द मैसेज एंड आई विल टेक योर मैसेजेस एंड क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, राइट। सो अभी हम बात कर रहे थे हमारे पास इंसर्शन अनोमली की, कि हमने कहा था कि हमारा एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है और कोर्स की भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमने एक नया कोर्स इंसर्ट करना है, और ये कोर्स इंसर्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कोर्स के साथ हमने कहा हुआ है कि स्टूडेंट ID जो है ये प्राइमरी की है और कभी भी प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कोर्स उस वक्त तक हम एंटर नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर कोई एक स्टूडेंट ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसर्शन अनोमली थी इस केस में, इस टेबल के अंदर एक अनोमली थी जिसको हम बोल रहे थे इंसर्शन, यानी कि हम अगर कोर्स एंटर करना चाहें तो नहीं कर सकते जब तक उसका एक या एक से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं अपडेशन अनोमली की। अपडेशन अनोमली में क्या होता है कि अगर यही चीज हमारे पास है, यही, ठीक है, ये टेबल है, और हम क्या करना चाहते हैं, हम कोर्स का जो है ना OS है, OS का नाम गलत था, हमने इसका नाम रखना है AOS, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है। तो अब ये कोर्स जो है कितनी जगह रिपीट हो रहा है, एक जगह रिपीट ये हो रहा है, दूसरी जगह रिपीट ये हो रहा है, तीसरी जगह रिपीट ये हो रहा है। तो जब हम इसका ओएस को नाम चेंज करेंगे ना एओएस के अंदर, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो अब क्या है कि हमें एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर चलो अभी तो ये 3 जगह है तो खैर है, क्या पता ये 1 मिलियन टाइम रिपीट हो रहा होता तो फिर हमारा डेटाबेस 1 मिलियन टाइम ट्रांजैक्शंस करके इसको क्या करता, अपडेट करता। तो ये बड़ा एक ड्रॉबैक था। ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम एक और देख लेते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि वो टीचर जिसकी आईडी T1 है उसकी सैलरी हमने अपडेट करनी है। तो T1 की 3 जगह रिपीट हो रहा है, एक जगह यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दूसरी जगह यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तीसरी जगह यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये जब हम इसकी सैलरी अपडेट करेंगे तो वो 3 दफा हमारी क्या करेगी, क्यूरी एग्जीक्यूट करेगी। तो ये हमारा क्या है, अपडेशन अनोमली है। ये इंसर्शन में क्या था कि हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे, अपडेशन में क्या है कि हमें रिकॉर्ड सिर्फ एक अपडेट करना है और उसकी जगह हमें 3 अपडेट्स करनी पड़ रही हैं। ठीक है। तो दिस इज अ ग्रेट ड्रॉबैक ऑफ अपडेशन इन दिस टेबल। अब डिलीशन अनोमली की बात करते हैं। अब डिलीशन अनोमली की बात करते हैं, हमें क्या करना पड़ गया, हमें एक कोर्स था DBMS, नहीं DBMS नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक और कोर्स है जिसका नाम हम कहते हैं, होल्ड ऑन, एक और कोर्स है, इसमें एक स्टूडेंट है 6 और उसका नाम है क्या नाम कर दें, इसका नाम कर देते हैं, ये नाम उसका कर दिया। ठीक है। उसका हम कोर्स आईडी दे दिया C4 और उसका नाम कर दिया हमने AI। सॉरी फॉर दिस बैड हैंड राइटिंग बिकॉज आई एम यूजिंग फायरफॉक्स रीडर और इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, पावर मोड में वैसे अच्छा होता है और दूसरा स्मूथ जगह भी नहीं है जहाँ से मैं माउस यूज कर रहा हूँ। और इसका नाम हम कर देते हैं AI। ठीक है। और इसको हम एक टीचर असाइन कर देते हैं T3। इसका नाम हम कर देते हैं ओए इसका नाम हम कर देते हैं नाजिम। ठीक है। और इसकी हम सैलरी समथिंग कुछ कर देते हैं। अब डिलीशन अनोमली में क्या है, फॉर एग्जांपल हमने इस कोर्स को डिलीट करना है, AI की कोर्स को हमने डिलीट करना है। तो अब AI का कोर्स अगर हम डिलीट करते हैं तो इसके साथ हमारे इस बच्चे का रिकॉर्ड भी डिलीट हो रहा है। ठीक है। तो ये भी बड़ा इशू है कि हम डिलीट भी नहीं कर पा रहे, कि अगर हम एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो उसके साथ अगर एक ही बच्चा अटैच है तो वो भी डिलीट हो रहा है। ठीक है। या फॉर एग्जांपल हमने एक बच्चे को डिलीट करना है, उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो उसके साथ एक ही कोर्स क्योंकि रिलेटेड है तो वो कोर्स डिलीट हो रहा है या टीचर की इन्फॉर्मेशन डिलीट हो रही है। तो ये बड़ा, तो ये जो प्रॉब्लम्स थे ना कि हमारे एक रिकॉर्ड डिलीट करने से दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, या हमारे एक रिकॉर्ड अपडेट करने से हमें बहुत सारे रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ रहे हैं, या हमारे एक रिकॉर्ड अपडेट करने से दूसरे रिकॉर्ड के अंदर कन्फ्लिक्शन आ रही है, या हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो उसको इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक उससे पहले हम कोई और रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करते, या उसके साथ कोई और रिकॉर्ड अटैच है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स थे ना, ये हमारे थे इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन अनोमली। यानी कि हमने टेबल था हमारे पास, उसके ऊपर सारी किस्म की अनोमलीज आ रही थी। तो हमने बेसिकली नॉर्मलाइजेशन के जरिए इन्हीं अनोमलीज को ख़त्म करना है कि हम जब डेटा इंसर्ट करना चाहें तो क्या करें, कि जब हम कोर्स की इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहें तो ये ना हो कि वो बच्चे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो और अगर बच्चा उसमें रजिस्टर ही नहीं है तो हम कोर्स को रजिस्टर ही ना कर सकें। और जब हम कोई डिलीट करना चाहें तो अगर हमने एक रिकॉर्ड अपडेट करना चाहें और अगर हमने एक रिकॉर्ड अपडेट करना है तो सिर्फ एक ही जगह अपडेट करना पड़े, हमें पूरी उस रो के अंदर अपडेट ना करना पड़े। और इसी तरह अगर हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें तो हमें डिलीशन के ऊपर जब हम एक रिकॉर्ड डिलीट करें तो ऐसा ना हो कि उसकी डिलीट करने की वजह से कोई और इन्फॉर्मेशन भी हमारी लॉस हो जाए जो हमारी लॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी तमाम क्या थी, अनोमलीज थी। सो वेलकम टू द क्वेश्चंस गाइस, इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज, आई एम वेटिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ। सर जी सर ये जो इन रियल लाइफ जो डेटाबेसेस होती हैं जी यानी कि कंपनीज में यूज़ होती हैं, वो कितनी ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड होती हैं? क्योंकि नॉर्मल फॉर्म्स तो बहुत हाई जाती है ना, 6 नॉर्मल फॉर्म और 5 नॉर्मल फॉर्म, तो रियल लाइफ में कितना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की जाती है? ठीक है, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन है। मोस्टली जो मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली हमारी थर्ड एनएफ पे जब जाते हैं थर्ड एनएफ पे हमारी डेटाबेस हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड है।
अब ये डिपेंड करता है डेटाबेस के या उसके रिकॉर्ड्स के स्ट्रक्चर पे कि हम क्या, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप सेकंड एनएफ पे जाएं और आपका नॉर्मलाइज हो जाए डेटाबेस, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स जिस तरह अभी हम देख रहे थे ना, इंसर्शन अपडेशन डिलीशन प्रॉब्लम, तो जब हम देखते हैं कि एक टेबल हमारे पास पड़ा है और अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन पे लेके जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस पे, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हम थर्ड एनएफ तक जाते हैं तो हो जाता है। अगर बहुत रेयरली केस हो तो हम BCNF तक उसको ले जाते हैं। इधर 4NF 5 और 6 में तो बहुत रेयरली अगर कोई हो तो जाता है, और हम इनको डिस्कस भी नहीं करने जा रहे, हम जस्ट आज थर्ड एनएफ तक ही करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर आपको ये इनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है तो ये इतने दीज आर नॉट वेरी आई मीन के कम्प्लेक्स या इतने ज़्यादा यूज भी नहीं होते। तो ये एक स्टैंडर्ड है, मोस्टली थर्ड एनएफ तक हम जाते हैं, बहुत रेयरली फिर इधर जाएं, और इधर तो बहुत ही कम केसेस होते हैं। लेकिन स्टिल वही बात है, इट्स डिपेंड्स ऑन आवर स्ट्रक्चर एंड आवर रिक्वायरमेंट्स। जब हम देखते हैं कि हमने एक टेबल बनाया, हमारा टेबल, हम उसको एनालाइज करेंगे कि टेबल के अंदर क्या कोई रिपीटिशन, डुप्लीकेशन या इंसर्शन अपडेशन डिलीशन अनोमली का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन तक लेके जाते हैं। जी, एनीबॉडी एल्स? जी बच्चे, कोई और क्वेश्चन जिसका? हेलो 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 हेलो, ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नॉर्मलाइजेशन की तरफ। होप कि आपको ये इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन अनोमली समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नॉर्मलाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले जो हम नॉर्मलाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट एनएफ, या हम इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता क्या है, इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कि टेबल के अंदर एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखें ना, तो इसमें हमारे पास कोर्स में दो कोर्स हैं, C और C++ का कोर्स हमने लिखा हुआ है, और इसमें C और जावा का है। अगर हम फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 का एक कोर्स अपडेट करना चाहते हैं, C++ को हम करना चाहते हैं C#, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना इसमें, कि हम कैसे, हम जब एक्सेस करेंगे तो ये कंप्लीट रहेगा ना, इसमें रिकॉर्ड हम इंडिविजुअली इसको एक्सेस नहीं कर सकते या इंडिविजुअली इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये कंप्लीट एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि अगर हमारे टेबल में कहीं भी कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है तो सबसे पहले हमने उसको रिमूव करना है, ठीक है। अब उसको रिमूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे हैं, कुछ अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जो बात है, जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ये है कि बस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। चलते हैं इसको रिमूव करने की तरफ। एक तरीका तो ये है, अगर आप इसमें देखें ना, तो इसमें हमने क्या किया, अब ये अली के रिकॉर्ड 2 आ गए हैं और इनको हम कोर्सेज को अलग-अलग कॉलम्स में ले गए, अलग-अलग रोज में ले गए। इसी तरह ये, तो अब अगर आप देखिए तो कोर्स वाला जो हमारा कॉलम था या एट्रीब्यूट था, इसके अंदर अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं है ना। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट एनएफ के अंदर ये टेबल आ चुका है। अब प्राइमरी की फिर हम इसको और इसको मिला के बना सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो कि हमने क्या किया, इनको अलग-अलग रोज में ले गए। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने क्या यूज किया, दूसरे में ये किया कि मैंने 2 कॉलम बना दिए, एक कॉलम एक कोर्स के लिए, दूसरा कॉलम दूसरे कोर्स के लिए। तो ये भी ठीक है तरीका। इसमें हमारे पास ये हमारी प्राइमरी की यूज हो रही है। तीसरे में हम क्या करते हैं, तीसरे में हम ये करते हैं कि हम सेपरेट टेबल बना देते हैं, ठीक है। यानी कि हम कोर्स के लिए सेपरेट टेबल बनाते हैं और हर स्टूडेंट के आगे उसकी कोर्स आईडी लगा देंगे, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी लगा देंगे, कोर्स रजिस्ट्रेशन आईडी होगा या कोर्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके आगे वो अटैच कर देंगे, तो वो भी ठीक है। यानी कि हमने जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो हमारा रूल था वो ये था कि हमने मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को खत्म कर रहे हैं। अब चाहे हम इस तरीके से करें, चाहे हम इस तरीके से करें, या चाहे हम एक अलग टेबल बनाएं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बस हमने यही देखना होता है कि कोई भी हमारा कॉलम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। किसी के अंदर भी मल्टी वैल्यू डेटा ना हो, जिस तरह यहाँ पे था, यहाँ पे है, तो ये मल्टी वैल्यू है, तो इनको हमने खत्म करना है। और इनको खत्म करने के मैंने 2 से 3 तरीके आपको बताए हैं, ठीक है। अब ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ये टेबल गलत हो गया या नहीं हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे, इसके अंदर रिकॉर्ड कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसके अंदर इंसर्शन अपडेशन डिलीशन एनोमलीज आ रही है या नहीं आ रही, हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमने बस मल्टी वैल्यू को खत्म करके उनको ऐसे शक्ल दे देनी है कि उसमें मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स ना हो, ठीक है। फर्स्ट एनएफ में जस्ट हम इतना करते हैं,
जी फर्स्ट एनए में कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो? नहीं है क्वेश्चन सर या तो? जी बेटा। सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने रो वाइज करनी है, कॉलम वाइज या टेबल वाइज? जी बच्चे बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, या हमने अलग टेबल बनाना है। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा अब ये डिपेंड करता है कि हम ना, हमारे पास ये कोर्स जो है ना, ये वाले जो स्टोर कर रहे हैं, ये हैं किस फॉर्म में। अगर हमें पता है कि सिर्फ 4 ही कोर्स हैं मैक्सिमम, सिर्फ 4 ही कोर्स हैं, हर बच्चा 4 रजिस्टर कर सकता है और ना ही 4 से ज़्यादा कर सकता है, ना ही 4 से कम कर सकता है, फिर तो बेटा हम इसको इस शेप में लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोर्सेज हैं हमारे पास, अब ये डिपेंड कर रहा है हमारे डेटाबेस की नीड के ऊपर कि हम डेटाबेस में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर हमारे पास ये जो कोर्स हैं ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं एक बच्चे के, तो फिर उसके लिए हम एक अलग टेबल बना लेंगे। क्योंकि अगर उसको हम इस केस में ले जाए ना, हम इस तरह कॉलम बना दें बहुत सारे, 1 2 3 4 5 10, चलो हम कॉलम बना देते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने सिर्फ एक ही कोर्स रजिस्टर किया तो बाकी उसके 9 कॉलम में नल रिकॉर्ड होगा, तो नल रिकॉर्ड तो कोई फायदा नहीं है। फिर फॉर एग्जाम्पल नासिर ने 3 कोर्स रजिस्टर किए तो नासिर के बाकी 7 वाले कॉलम, 7 कॉलम खाली पड़े होंगे, ठीक है ना, बात की समझ आ रही है। तो हम उसको इस तरह हैंडल करते हैं। और अगर हम इसको देखें तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमारा ये वाला जो डेटा रिपीट हो रहा है बार बार, और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इसको इस शेप में लेके जाते हैं तो भी हो तो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि नेम हमारा रिपीट हो रहा है, और अगर हमें नेम को चेंज करना पड़ गया तो हमें फिर 7-8 जगह चेंज करना पड़ेगा, इसमें अपडेशन अनोमली आ जाएगी। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है और वो ये है, बट स्टिल इट्स डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स कि अगर हमारे कोर्स फिक्स्ड है, ना ज़्यादा हो सकते हैं ना कम, तो फिर दिस इज गुड टू गो। और अगर हमारे कोर्स डायनामिकली चेंज हो रहे हैं, 1 भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, तो फिर हम कोर्सेज के लिए एक अलग टेबल बनाएंगे और देन हम स्टूडेंट के लिए एक अलग टेबल बनाएंगे। 2 टेबल टोटल होंगे, स्टूडेंट एंड कोर्स का जो टेबल होगा वो प्राइमरी एंड फॉरेन की के रिलेशन के साथ लिंक कर दिया जाएगा। जी समझ आ गई बात की? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? या तो मैं बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, बिल्कुल हर चीज आपको समझ आ रही है, या फिर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा होता नहीं है कि सर बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप। नहीं ये क्या है। ओके ठीक है, तो गुड ग्रेट हो गया। फिर हम चलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर आप ये अभी नहीं समझेंगे ना तो फिर आपको नेट के ऊपर इसको जाके समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और शायद इतना कंसेप्ट क्लियर भी ना हो, और बच्चों को ये कंसेप्ट बड़े साल नहीं क्लियर होता, ठीक है, क्योंकि उसको ना वो सीरीज नहीं लेते। और सबसे जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन तो कभी शायद आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, सेकंड और थर्ड का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इंटरव्यूज, एग्जाम्स, आपने कोई पब्लिक सर्वे कमीशन का इम्तिहान दिया, आपने FPS दिया है, ठीक है, आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर गए हैं, आप किसी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं, तो डेटाबेस में से जो नॉर्मली सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का डिफरेंस पूछ लेते हैं मोस्टली वो, या ये पूछ लेते हैं कि थर्ड सेकंड हमने कैसे अप्लाई करनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, टेक इट सीरियसली, ठीक है। अच्छा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को अचीव करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि द टेबल शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। टेबल किस हालत में होना चाहिए? फर्स्ट में होना चाहिए। फर्स्ट में क्या था कि हमारे पास मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली शर्त हमारी हो गई। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि टेबल शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। अब नेक्स्ट चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हमारे टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या, जरा इसका लफ्जी मतलब देखते हैं। पार्शियल क्या होता है? पार्शियल का लफ्जी मतलब क्या होता है बताओ? सर जो कंप्लीट ना, आधा, हाफ, ठीक है, नॉट कंप्लीट, जो पार्शियल जिसको हम बोलते हैं आधा, हाफ। डिपेंडेंसी क्या चीज होती है? बच्चों में से लड़कों में से कोई बताएगा? मैं खुद पूछूंगा, 1 मिनट, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे बताए लड़कों में से। गौस बताएगा, गौस डिपेंडेंसी क्या होती है? ठीक है, गौस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसकी मैंने यस सर जी, गौस बताओ डिपेंडेंसी क्या होती है? सर आई गेस कोई एक जो आई गेस रिकॉर्ड एक जो रो है किसी दूसरे पे डिपेंड ना कर रही हो, ये चीज।
ठीक है, डिपेंडेंसी ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, मुझे इसके बाद बताएगा फैसल, बताएगा कि डिपेंडेंसी क्या होती है। जरा आप बताएं कि आपके हिसाब से डिपेंडेंसी से क्या मुराद है। सर डिपेंडेंसी अगर वर्ड को लें तो किसी चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, किसी पे मुनहसर हो, कि अगर वो चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नेम जो है वो कस्टमर आईडी पे डिपेंडेंट है, कि अगर कस्टमर आईडी 1 है तो नेम उसका साथ जो भी है कि वो होगा। ठीक है, बहुत अच्छी फैसल, ग्रेट। डिपेंड, ठीक है, पार्शियल मतलब सम थोड़ा, ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड करना। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या बनेगा, थोड़ा डिपेंड करना। अब जरा हम इसको देखते हैं कि थोड़े डिपेंड करने से क्या मुराद है। ये कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, कि हमारा टेबल के अंदर क्या है कि जो कॉलम्स हैं, ठीक है, ये क्या है, कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम्स भी बोलते हैं इनको, हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये सारे। ये कहता है कि कोई भी हमारे, फिर सुनना, हमारे टेबल के अंदर कोई भी कॉलम या एट्रीब्यूट प्राइमरी की के ऊपर पार्शियली डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कंप्लीट डिपेंड करना चाहिए। आप जरा दोबारा सुनिएगा, मैं डिफरेंट तरीकों से यही बात रिपीट करूंगा, कुछ बच्चों को किसी तरह समझ आएगी, कुछ को किसी तरह, लेकिन बात एक ही होगी। फिर सुनिए, मुराद है कि हमारे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होना चाहिए जो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, यानी कि जितने भी कॉलम्स हो उनको प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अब इस टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है, इस टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है, एक कंपोजिट की है, यानी कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी को मिला के हम क्या बना रहे हैं, एक प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पीके है, ये प्राइमरी की है। अब हमारा जो लोकेशन वाला कॉलम है ना, अब लोकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टोर, क्योंकि लोकेशन स्टोर की है तो स्टोर की आईडी स्टोर पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि ना कि इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ आ रहा है। इस टेबल में अगर आप देखें तो हमारा जो स्टोर का जो लोकेशन है, ये एक कंप्लीट हमारे पास एक कंपोजिट प्राइमरी की है। कंपोजिट प्राइमरी की का कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था कि जब भी दो या दो से ज्यादा कॉलम्स मिलके एक प्राइमरी की बनाएंगे तो हम उसको बोलते हैं वो कंपोजिट प्राइमरी की है। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो लोकेशन वाला कॉलम है ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, स्टोर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारे पास अब क्या है, पार्शियल डिपेंडेंट, ठीक है। ये कंप्लीट डिपेंड नहीं कर रहा प्राइमरी की के ऊपर, बल्कि ये क्या कर रहा है, पार्शियल, यानी कि प्राइमरी की के एक हिस्से के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कैंडिडेट की पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमने दो कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, एक कैंडिडेट की क्या होती है, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी हमारा ऐसा कॉलम जो प्राइमरी की बन सकता है हम उसको बोलते हैं वो क्या है, कैंडिडेट की है। तो अगर हमारा कुछ कॉलम्स प्राइमरी की के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो किसी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं ये क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है, पार्शियली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। गॉट इट। दोबारा रिपीट करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम कह रहे हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी इन द टेबल। पार्शियल डिपेंडेंसी से ये मुराद है कि हमारा टेबल के अंदर, हमने पढ़ा था कि हमारे टेबल के अंदर मैक्सिमम कितनी प्राइमरी कीज हो सकती हैं, एक की हो सकती है, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि हमारे जब टेबल में एक प्राइमरी की होगी तो बाकी जितने भी कॉलम्स होंगे उन तमाम कॉलम्स को कंप्लीटली उस प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे जो कॉलम एक ही है, लेकिन एक कॉलम इस कंप्लीट इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि हमारा कॉलम सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पार्शियली डिपेंडेंसी है। तो वो कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी, ये नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको रिमूव करने की तरफ जाते हैं कि रिमूव कैसे करेंगे। हम रिमूव ऐसे करेंगे कि हम एक टेबल बना देंगे कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी के नाम से, ठीक है, और एक टेबल हम बना देंगे स्टोर आईडी और लोकेशन के नाम से, यानी कि हमने इस पार्ट को क्या अलग कर दिया। अब देखें, अब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रही, ठीक है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें नहीं है। अब ये लोकेशन आईडी प्राइमरी की नहीं है, इसके नीचे लाइन लगी हुई है, इट डजंट मीन कि दिस इज प्राइमरी की, दिस वन इज प्राइमरी की लोकेशन आईडी, ठीक है। सो अब हमने क्या किया है कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को जब भी खत्म करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक अलग टेबल बनाएंगे और जो हमारे कॉलम्स पार्शियली डिपेंड कर रहे होंगे हम उनको शिफ्ट कर देंगे एक नए टेबल में, और उस टेबल में हमारी प्राइमरी की मतलब क्या होगी, वो वाला कॉलम होगा जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा था। अब देखो लोकेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, स्टोर आईडी के ऊपर,
तो जब हम इसके लिए हमने नया टेबल बनाया तो हमने इस तरह बनाया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो जरा वो डिस्कस कर लें, या अभी समझ नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछें। जी बेटा। सर कैंडिडेट कंपोजिट प्राइमरी की एक बार एक्सप्लेन कर दें, और सर ये जो कस्टमर की है ये कैसे प्राइमरी किया, हम अगर से स्टोर आईडी को ही कह दें कि प्राइमरी किया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर लाइवा। ठीक है लाइवा बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना बैक कंसेप्ट जाते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है और कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है और कैंडिडेट की क्या की होती है। प्राइमरी की से मुराद ये होता है कि हमारे टेबल के अंदर एक या एक से ज्यादा कॉलम्स, ठीक है, जो हमारे टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करा रहे हो, हम उसको बोलते हैं वो प्राइमरी की है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि कैंडिडेट की से क्या मुराद है। कैंडिडेट की से मुराद ये होता है कि ऐसे कॉलम्स जो हमारे पास, जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हो। अब जरा मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ, इधर हम चलते हैं इसमें, यहाँ पे ना एक मैं टेबल ड्रा करता हूँ एंड पे, यहाँ पे हम एक टेबल ड्रा करते हैं और इसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कैंडिडेट की से क्या मुराद है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, CNIC है, नेम है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास अब एक कॉलम्स हैं, एक टेबल के अंदर ये कॉलम्स हैं। अब देखो ना बेटा, स्टूडेंट आईडी भी सबकी यूनिक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी हर एक को यूनिक असाइन होता है, और CNIC भी सबको क्या होता है, यूनिक असाइन होता है। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल यूनिक होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हम सिर्फ इस वाले कॉलम को ना प्राइमरी की बनाते हैं, बाकी इनको नहीं बनाते। तो ये बाकी क्या है, ये वाले आप क्या है, कैंडिडेट्स की हैं, यानी कि ये भी प्राइमरी की बनाए जा सकते थे, हमने नहीं बनाए। ठीक है, तो ये क्या होंगे फिर, कैंडिडेट्स की। इनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, दीज वर ओके टू मेक प्राइमरी की, बट हमने एक सिलेक्ट करना था, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये अब हमारे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट्स की। ठीक है, वो हमारे एट्रीब्यूट्स जो हमारी प्राइमरी की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो हर रिकॉर्ड को, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कैंडिडेट्स की होते हैं। अब जरा अपनी स्लाइड पे आते हैं। अब जरा मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्वेश्चन किया है कि सर हमने इसको अलहदा भी बना सकते थे और इसको अलहदा भी प्राइमरी की बना सकते थे, ऐसे कहा है ना आपने, यानी कि या तो हम ये बना लें प्राइमरी की या ये यूज कर लें, ऐसे कहा है ना। ठीक है बेटा, अब एक कस्टमर है, ठीक है, अब एक कस्टमर, अगर हम देखें ना कस्टमर के रिकॉर्ड अगर आप देखें तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो कस्टमर अलग से तो नहीं बन सकता प्राइमरी की, इस टेबल में नहीं बन सकता ना। इसी तरह जो स्टोर वाला रिकॉर्ड है ना बेटा, स्टोर वाला रिकॉर्ड भी रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल कस्टमर 2 के साथ हम रिलेट करते हैं, कस्टमर 2 के साथ हम रिलेट करते हैं स्टोर 1। क्या कस्टमर 2 स्टोर 1 से कुछ नहीं ले सकता? ले सकता है ना। तो मतलब ये वाला रिकॉर्ड भी क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे। ये भी रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ना तो फिर रिपीटिशन हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसको हम अलहदा से नहीं बना सकते। हाँ, अगर अलहदा से बना सकते होते, ठीक है, अगर हम इसको अलहदा से बना सकते होते प्राइमरी की, तो फिर वो वाली जो पार्शियल डिपेंडेंसी वाला कंसेप्ट है वो शायद इस पे इंप्लीमेंट ना होता। लेकिन अभी हमारे पास जो प्राइमरी की है वो एक कंपोजिट प्राइमरी की है, 2 टेबल्स 2 कॉलम से मिलके बन रही है। और इसमें फिर ये होता है कि जब हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की होती है तो उसमें हमारे पास जितने भी इन फ्यूचर हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं उनको कंप्लीटली डिपेंड करना चाहिए इसके ऊपर। अगर वो नहीं करते तो फिर हम उनको क्या करते हैं, जो पार्शियली डिपेंडेंट हमारे कॉलम्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम उनको एक नए टेबल में शिफ्ट कर देते हैं। गॉट इट? यस सर। जी बच्चे, और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, सेकंड नाम मकाम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो हमने टेबल्स की डिकम्पोजिशन करनी है कि हमने 2 टेबल्स में बनाना है, वो किस रूल पे करनी है और कौन से हमने एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने हैं जो नए टेबल में जाएंगे, और उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ठीक है, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन है, शाबाश। अच्छा, हमने कैसे सिलेक्ट करना है? जब हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी आएगी ना तो हम देखेंगे कि जो जो कॉलम्स हमारे पार्शियली डिपेंड कर रहे होंगे ना किसी एक हमारे पास उसके ऊपर कैंडिडेट की के ऊपर, ठीक है,
जो जो एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे होंगे जिस जिस कैंडिडेट की के ऊपर, हम उनको एक अलग टेबल में ले जाएंगे और उसी कैंडिडेट की के साथ हम उनको लिंक कर देंगे। जैसे अब हमारा लोकेशन था वो इसके ऊपर हमारा डिपेंड कर रहा था, ठीक है, तो हमने इसके लिए अलग टेबल बनाया स्टोर आईडी के साथ लोकेशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी तरह कुछ और हमारे पास एक डेटा होता जो एक और कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड कर रहा होता, तो फिर हम उसको एक अलग टेबल में शिफ्ट कर देते उसी कैंडिडेट की के साथ। यानी कि जो वाले एट्रीब्यूट्स पार्शियली जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे हम उसी के साथ उनके लिए अलग टेबल बना देंगे। अब जरा इस बात को पढ़े ना, इस बात को पढ़े, मैं आपको समझाता हूँ। पार्शियली डिपेंडेंसी मींस ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बेटा कौन से होते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे टेबल के अंदर जो कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स नहीं होते, ठीक है। कैंडिडेट्स एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारे प्राइमरी की बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की नहीं बनाए जा सकते हम उनको बोलेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, और जो प्राइमरी की बनाए जा सकते हैं उनको बोलेंगे कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी मींस ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट नहीं है उनको कंप्लीटली डिपेंड करना चाहिए इसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। और इस केस में प्राइमरी की ये थी, दोनों को मिला के बन रही थी, तो ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको कंप्लीटली पूरी दोनों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ना कि वो एक के ऊपर डिपेंड करें, तब उनको हम नहीं छेड़ेंगे। अगर वो उनमें से अगर फॉर एग्जांपल कोई इन्फॉर्मेशन एक और कॉलम होता इधर और वो डिपेंड कर रहा होता हमारे पास इसके ऊपर और ये डिपेंड कर रहा है हमारा इसके ऊपर, तो फिर क्या करेंगे हम इस वाले कॉलम को एक नया टेबल बनाएंगे इस वाले कॉलम के साथ मिला के, और इसके लिए जिस तरह हमने नीचे टेबल बनाया है ये वाला इस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने कहा है कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करनी है, कि जो हमारे कॉलम्स पार्शियली डिपेंड कर रहे हैं, कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर रहे प्राइमरी की के ऊपर, हमने उनको रिमूव करना है, इधर से निकालो उनको भाई, निकालो उधर, ठीक है। फिर ये कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, ठीक है, ये कहेंगे, ये वाले बाकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे ये कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि हमने आपको क्यों निकाला, क्योंकि आप पार्शियली डिपेंड कर रहे थे प्राइमरी की के ऊपर। अगर आप फुली डिपेंड करते तो फिर हम आपको कभी ना निकालते इस टेबल से। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास एक टेबल पड़ा होगा हम देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइम, रिमेंबर इट, कौन कौन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंड नहीं कर रहे, और जो फुली डिपेंड नहीं कर रहे होंगे हमें उन्हें नए टेबल में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये बात याद रखनी है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है, नॉन प्राइम मतलब जो कैंडिडेट चीज नहीं है। जी बेटा। सर फिर जो नए टेबल्स बनेंगे उसमें तो कोई प्राइमरी की रहेगी नहीं, है ना बेटा, ये है ना, ये है स्टोर आईडी प्राइमरी की है। अब देखे ना बेटा, स्टोर दुनिया में यही जहां भी होगा उसकी एक ही लोकेशन होगी, तो ये रिपीट कभी भी नहीं होने वाला दोबारा। तो सर कस्टमर आईडी वो तो रिपीट हो रही है। इधर किधर कस्टमर आईडी, हाँ तो इधर तो ये दोनों को मिला के बना रहे हैं ना हम। ये प्राइमरी की देखो ना, नीचे अंडरलाइन हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है मैंने, इन दोनों को मिला के बना रहे हैं। तो ये प्राइमरी की भी है और रिकॉर्ड भी है इसमें। ये प्राइमरी की जो है ये कंपोजिट प्राइमरी की है इस टेबल में, इसमें एटॉमिक है और इसमें कंपोजिट है। और अगर आप बेटा गौर से देखें ना तो जी बेटा एक और मैं बड़ी इसमें बड़ी मजे की बात मैंने फाइंड की है। अगर इसमें ना लोकेशन आईडी हम लिखते हैं ना बेटा, इसमें लोकेशन आईडी लिखते, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो है 2, ठीक है, वो स्टोर नंबर 1 पे जाता है और उसका स्टोर 1 का एड्रेस क्या था, लोकेशन क्या थी, मियाँ वाली थी, ठीक है, MIANWALI। यार मैं आपको मैं इससे क्यों कह रहा था कि इसको रिमूव करना है, आप ड्रा बैक बताता हूँ जरा देखना। अगर ये रिपीट हो रहा है ना इधर, तो ये मियाँ वाली भी रिपीट हो रहा है और 2 दफा रिपीट हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर हमें स्टोर आईडी 1 का एड्रेस चेंज करना पड़ गया, ठीक है, मियाँ वाली में किसी एक खास एक इलाके में चला गया तो उसका एड्रेस चेंज करना पड़ गया। तो फॉर एग्जाम्पल लोकेशन जो है ना, वो अगर इस स्टोर 001 की अगर कोई इसमें कोई 20 एंट्रीज थी तो हमें 20 जगह अपडेट करना पड़ेगा और ये अपडेशन अनॉमली कराएगा। तो अगर हम इसमें जाए ना, तो अगर हमें स्टोर आईडी 001 का एड्रेस चेंज करना पड़ता है तो एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा।
बात आप समझ आई कि हमने पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों रिमूव कर रहे थे? क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी को हम इसलिए रिमूव कर रहे थे कि वो हमारे पास अपडेशन एनोमली की वजह बन रहा था, और डिलीशन की भी शायद बन जाता। जी बेटा, आपको ये समझ आइए कि पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलम पार्शियली डिपेंडेंट है या नहीं है? और पार्शियल डिपेंडेंसी हम खत्म क्यों कर रहे हैं? खत्म इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें अपडेशन एनोमली आ रही थी, क्योंकि ये मियाँ वाली बार बार रिपीट होना था। जैसे जैसे स्टोर आईडी 1 यूज होती वो मियाँ वाली रिपीट होता, और जब भी हम इस मियाँ वाली को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मियाँ वाली के बाद उन्होंने एक खास इलाका, एक लोकेशन उसकी चेंज हो गई है, उन्होंने अपना स्टोर उधर से शिफ्ट कर दिया किसी और इलाके में, मियाँ वाली से उन्होंने किसी और मियाँ वाली की एक तहसील में ले गए हैं, तो फिर जब हम उसका रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ता तो बेटा हमें हर जगह अपडेशन करनी पड़ती। मतलब फॉर एग्जाम्पल इस स्टोर आईडी 01 की कोई 1000 एंट्री है इस टेबल में, तो ये 1000 जगह अपडेट करना पड़ता, और ये हमारे पास क्या होती? अपडेशन अनोमली होती। और हमने यही कहा था कि हमने अपडेशन, डिलीशन और इनर्शन अनोमली से बचना है। जी बेटा, अब इसमें अपडेशन अनोमली नहीं है। जी बेटा, और कुछ क्वेश्चन? जी बेटा, एक बच्ची बोल रही थी, क्या आपका क्वेश्चन था बेटा? सर मैंने यही पूछना था कि स्टोर आईडी रिपीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? तो आपने हाँ, बता दिया अभी अपडेशन है अनोमली। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ज़हीन बच्चे, बहुत ज़हीन क्लास। देखो उन्होंने पहले, उनको पता होता है, अगर मैं कुछ मिस कर जाऊं तो उनको पता होता है कि सारा ये चीज़ नहीं बताई। वेरी गुड, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी दो शर्तें, दो कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन क्या थी? द टेबल शुड बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। आप बच्चे जो होंगे ना, जो यार ये तो आसान है, इसमें ये था कि एक पहली वाली कंडीशन तो आसान है, तो इसमें था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, इसमें कहते हैं वो सेकंड में होना चाहिए। बिल्कुल। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ हम तब जाते हैं जब हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल होता है, तो तब हमें देखते हैं कि टेबल अब हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, और तब देखते हैं कि अभी भी अगर इसमें कोई अनोमलीज आ रही हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद भी, तो तब हम उसको किस में लेके जाते हैं? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अब यहाँ पे कंसेप्ट है देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। उसमें क्या था हमारे पास? देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। अब इसमें क्या है हमारे पास? देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है बेटे, लेट मी टेक सम वाटर। मैंने इधर बड़ा शोर मचाया हुआ है अपने रूम में, आप लोगों को फिर आवाज़ नहीं जाती। मैं पानी पी के आ रहा हूँ 1 सेकंड के अंदर। जी बच्चे, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव का मतलब जरा देखें क्या होता है? ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है? कोई बंदा बता दे ट्रांजिटिव का व्हाट इज मीन बाय ट्रांजिटिव। कोई बता सकता है? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव? सर जैसे जी बताएं बताएं, समझ नहीं आई मुझे, किसने बताया? नहीं आई समझ, किसने बताया ट्रांजिटिव का? कोई बंदा बता सकता? नहीं बता सकता? नहीं बता सकते ट्रांजिटिव का मतलब? सर जैसे ये x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू z, तो x इज इक्वल टू z, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बिल्कुल। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, शायद मैथ में भी हमने पढ़ी थी कि यही होती है कि हमारे पास एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दूसरी फिर तीसरे पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छा। अगर हमारे पास अब नॉन एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं हमारे टेबल में, ठीक है, जरा हम पहले समझते हैं कि ये कंसेप्ट है क्या। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ए डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर और बी डिपेंड कर रहा है सी के ऊपर, तो मतलब है कि ए बी डिपेंड कर रहा है सी के ऊपर। यानी कि अगर हम डिपेंड का वर्ड ना लगाएं, हम इसको लगाएं
हम इसको ऐसे कहें कि अगर हम ए के जरिए बी को एक्सेस कर सकते हैं और बी के जरिए सी को एक्सेस कर सकते हैं, तो मतलब है कि हम ए के जरिए सी को एक्सेस कर सकते हैं। ये कंसेप्ट समझ आ गया? वेयर सी इज अ नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट, और सी हमारे पास क्या है? एक नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है। अब इसमें ये कहता है कि इन सिंपल वर्ड्स ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो ये कहता है कि हमारे टेबल में ऐसा सीन नहीं होना चाहिए कि हमारा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट उसको डिटरमाइन कर रहा हो। ठीक है, अब जरा मैं इसको इस टेबल से देखते हैं क्या है। अब देखो ना, बुक आईडी के जरिए हम किसी भी ऑथर का पता लगा सकते हैं कि उसका ऑथर कौन है, लगा सकते हैं ना। और ऑथर आईडी के जरिए हम क्या पता लगा सकते हैं कि उसका कंट्री कौन सा है। ये वाली जो टेबल था ना, ये तो इसमें है क्या है, हमारी कैंडिडेट की है या प्राइमरी की भी है। और ये क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है, ये देखें, और पाकिस्तान ये भी रिपीट हो रहा है। ये दोनों क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। वो ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की वजह से दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को हम क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम के ऊपर डिपेंड करो। दिस शुड नॉट बी exist in our table। ठीक है, देखो हम बुक आईडी के जरिए ऑथर का इंफॉर्मेशन ले सकते थे और ऑथर के जरिए हम उसकी कंट्री की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अब ये भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का आपको मैं पहले बता चुका हूं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो वो तमाम एट्रीब्यूट्स या वो तमाम कॉलम्स होते हैं जो यूनिक नहीं होते, जो कैंडिडेट नहीं हो सकते, जो प्राइमरी की नहीं बनाए जा सकते। वो तमाम की तमाम कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं या नॉन प्राइम कॉलम्स उनको बोलेंगे। अब देखो, ये भी नहीं बन सकता प्राइमरी की, ये भी नहीं बन सकता। अगर हम बनाना चाहें तो भी नहीं बना सकते, बिकॉज दीज कॉलम्स कंटेन रिपीटेड ग्रुप ऑफ डाटा। इसमें ये रिपीट हो रहा है, इसमें भी ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में ये कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे टेबल में कि हमारा एक एट्रीब्यूट जो नॉन प्राइम है उसकी वजह से हम किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकें या एक्सेस कर सकें या उसको चेंज कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम करते क्या हैं, पहले देखते हैं कि इसको हम खत्म कैसे करते हैं और फिर देखेंगे अगर खत्म नहीं करेंगे तो फिर कौन कौन सी अनोमलीज आएंगी। ठीक है, जरा ये आप अनोमलीज के हिसाब से इसको देखेंगे। अच्छा, पहले देखते हैं कि इसको खत्म कैसे करते हैं। खत्म ऐसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, जो हमारे अब ये वाला एट्रीब्यूट नॉन प्राइम था और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसके ऊपर, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक अलग टेबल में शिफ्ट कर देंगे। यानी कि जो दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ठीक है हैं और उनमें से एक प्राइम एट्रीब्यूट जब दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो हम दोनों को एक अलग टेबल में शिफ्ट कर देंगे और जो डिपेंडेंट होगा वो नॉन प्राइम ही रहेगा और जो हमारा ये वाला होगा ये क्या बन जाएगा, वहां पे प्राइमरी की बन जाएगा। यानी कि अब हमने क्या किया है, बुक के आगे ऑथर आईडी लगा दी और ऑथर और उसकी कंट्रीज के लिए एक टेबल बना दी है। अब अगर नाम बनाते तो क्या होता, अब इसमें अनोमलीज आती। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑथर 1 जो है वो अब माइग्रेट कर गया पाकिस्तान से, वो छोड़ के चला गया है इंग्लैंड, अब वो इंग्लैंड का नेशनल हो गया। अब उसने कहा कि भाई मेरा एड्रेस चेंज करो अपने डेटाबेस से, और अगर हमने ऑथर 1 का एड्रेस चेंज करना पड़ गया पाकिस्तान से, हमने करना पड़ गया यूके। ठीक है, तो हमें इधर भी अपडेट करना पड़ेगा, इधर भी अपडेट करना पड़ेगा, इधर भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये एक अपडेशन अनोमली है। लेकिन अगर वो ये वाला केस है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास एक ऑथर है जिसकी आईडी 1 है और वो कहता है कि मेरा एड्रेस चेंज करो, तो हमें जस्ट इस टेबल में सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान से जस्ट यूके करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी फिर हम इस टेबल से इसका एड्रेस एक्सेस करेंगे तो यूके ही आएगा। तो ये एक जगह हमें अपडेट करना पड़ रहा है। अब जरा इंसर्शन की बात करते हैं। ये अपडेशन अनोमली होगी। अब इंसर्शन में क्या मसला है, इंसर्शन में मसला ये है कि अगर हमारे पास एक ऑथर हमने इंसर्ट कराना है जिसने अभी बुक लिखी नहीं है और हमें पता है कि ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा ऑथर बनेगा, तो इस टेबल में हम उस ऑथर की इंफॉर्मेशन एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बुक ही नहीं लिखी और हमने कहा कि बुक प्राइमरी की है और जब वो बुक लिखेगा तब उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये एक इंसर्शन प्रॉब्लम है। लेकिन इस केस में हम एक ऑथर की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। 04 ऑथर है, उसने अभी बुक कोई नहीं लिखी, उसका नाम ये है इंडिया से, ठीक है, IND है, ये इंडिया से है, इसने अभी बुक कोई नहीं लिखी, तो इसकी इंफॉर्मेशन इधर पड़ी रहे, जब वो लिखेगा तो उसकी हम एंट्री इधर करा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये इंसर्शन, अब डिलीशन अनोमली है। फॉर एग्जांपल ऑथर है 01 और उसने एक ही बुक लिखी है,
सिर्फ एक नहीं, 01 ने नहीं लिखी, एक बुक लिखी है। कौन से बंदे ने? इसने एक बुक लिखी है, 03 ने। ठीक है, अब क्या होता है कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट करते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि ये बुक 3 थी ना, ये कॉपीराइट थी और हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि बुक 3 को अब आपने पब्लिश नहीं कर सकते, इसको अपने डेटाबेस से डिलीट करें। आप हमारी बुक्स विदाउट हमारी परमिशन रख ही नहीं सकते। तो जब हम बुक 3 की इन्फॉर्मेशन डिलीट करेंगे तो उसकी कंप्लीट ऑथर की इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी, जो अच्छी चीज़ नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए। ऑथर की इन्फॉर्मेशन तो हमारी रखनी चाहिए। अगर इस केस में होगा ना, इस केस में अगर हम बुक 3 को डिलीट भी कर देना बेटा, तो हमारी ऑथर की इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा था पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कंसेप्ट कि हमारा, अब जरा दोबारा इसको मैं वर्ड्स रिपीट करूंगा और रिपर्ट्स पे गौर करेंगे, आपको फिर कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये कहती है कि अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन अ टेबल शुड नॉट डिटरमाइन अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से मुराद है ऐसा एट्रीब्यूट जो यूनिक नहीं है, जो ना ही प्राइमरी बनाया जा सकता है, ना ही वो कैंडिडेट है। कैंडिडेट और प्राइमरी की आप समझ लें कि एक ही चीज़ है। ठीक है, यानी कि कैंडिडेट कीज वो होते हैं जो प्राइमरी की बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम उनको बनाते नहीं हैं, हम उनके लिए कोई और बना लेते हैं। हम क्योंकि अब 5 हैं तो 5 में से एक चूज करना है तो एक ही चूज करेंगे ना, तो वो जो एक चूज होगा वो प्राइमरी बन जाएगा, बाकी 4 कैंडिडेट कहलाएंगे। तो इसमें ये कहता है कि एक नॉन प्राइम के एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है ठीक है, और अगर हम तो हम क्या करेंगे, उस नॉन प्राइम दोनों के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग टेबल बनाएंगे, उनको अलग टेबल में लेके जाएंगे। और मैंने आपको एग्जांपल के जरिए समझाया कि क्यों। अगर नहीं लेके जाते तो डेटाबेस इज ओके, इट विल वर्क, 100% वर्क करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंसर्ट करें डिलीट करें होगा। फॉर एग्जांपल एक ऑथर है 1 है और इसने कोई 1000 बुक लिखी है। अब जब हम इसकी कंट्री को चेंज करना चाहेंगे तो 1000 जगह चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम इसको डिलीट करना चाहेंगे ऑथर को, इस ऑथर को डिलीट करना चाहेंगे तो उसकी बुक्स भी डिलीट होंगी साथ। और अगर हम किसी बुक को डिलीट करना चाहेंगे तो उसका ऑथर भी डिलीट होगा। तो ये बड़े इश्यूज थे इसके अंदर। सो यू नाउ इट्स अप over to you guys. If you do have question please let me know. कोई बंदा क्वेश्चन? अब क्वेश्चन तो होना चाहिए। अब ये तो गलत बात है, अब क्वेश्चन ही कोई नहीं है। बेटा बोले ना क्वेश्चन कोई। सर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिलीशन अनोमली वाला दोबारा बता दें। बेटा डिलीशन अनोमली ये है ना, फॉर एग्जांपल हमें एक बुक थी, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली है, ये वाली है, ये रिकॉर्ड पड़ा है ना। अब जो हमने डेटाबेस बनाई थी ना एक कंपनी के लिए, वो क्या करते थे, वो ऑनलाइन बुक सेल करते थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बुक विदाउट परमिशन ऑफ ऑथर या विदाउट परमिशन ऑफ पब्लिशर उन्होंने ना अपने वेबसाइट के ऊपर सेल करना शुरू कर दिया। ये वाली बुक जिसकी आईडी 3 है। तो कुछ अर्से बाद क्लेम आ गया, उन्होंने क्लेम कर दिया कि आप हमारी बुक हमारी परमिशन के बगैर कैसे सेल कर सकते हैं, पब्लिशर हमें आपने पैसे नहीं दिए, आप ऐसे कैसे सेल कर सकते हैं। तो फिर आपको ये बुक अपने डेटाबेस से आप डिलीट करनी पड़ गई है। तो अगर आप बुक आईडी 3 को डिलीट करेंगे ना बेटा, तो उसके ऑथर की इंफॉर्मेशन भी हमारी डिलीट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिलीशन अनोमली है। उसका कंट्री डिलीट हो जाएगा ना, ऑथर का कंट्री। ये ऑथर आईडी इधर ऑथर नेम भी हो सकता था कॉलम साथ साथ। ठीक है, इसका नेम, इसकी नेम हम इसी में स्टोर कराएंगे अगर ऐसा केस होगा। तो नहीं भी हो तो अलग भी हो सकते हैं, इसके लिए ऑथर के लिए अलग टेबल भी हो सकते हैं कि हम उसका कंट्री साथ स्टोर कराएं। लेकिन आपने जो कंसेप्ट बेटा देखना है ना, वो पार्शियल डिपेंडेंसी का देखना है। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का देखना है कि नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स should not determine other non-prime key attributes. अब जरा डिफरेंस देखते हैं कि what is difference between second and third. इसमें क्या था, पार्शियल डिपेंडेंसी, उसमें क्या है, ट्रांजिटिव। पार्शियल में क्या होता है कि हमारे नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। कि हमारे जितने भी नॉन प्राइम हैं उनको कंप्लीटली प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि वो उसके एक पार्ट पे डिपेंड कर रहे हो। अगर एक पे कर रहे हैं तो मतलब वो क्या है, पार्शियल है, हम उनको रिमूव करेंगे। और ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि नॉन की एट्रीब्यूट कुछ दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिफाइन ना करे, डिटरमाइन ना करे। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उनको अलग टेबल में शिफ्ट करेंगे। गॉट इट गाइस, गॉट इट? यस सर। कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में? आपको कोई क्वेश्चन है, एजुकेशनल क्वेश्चन है, अभी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम जो वैसे आपके जो मसले मसाइल, जो दुनिया के सारे मसले इस क्लास को बच्चों को होते हैं, वो फिर सुनेंगे। सर ये वैसे आज के टॉपिक से ज़रा
पढ़ते हैं, लेकिन बॉयज स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसमें ना वो बेसिकली बायस जो है ना वो इसी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की सुपर एक फॉर्म है, इसकी एडवांस फॉर्म आप कह सकते हैं। उसमें भी हमारे पास उसमें ना फिर एक और कंसेप्ट आ जाता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लैब में ना हम कवर अप करेंगे उसको, ठीक है, उसको भी Okay. करेंगे और हम 4th 5th तक भी हम देखेंगे कि उनको भी कंप्लीट कर लें। और नेक्स्ट लैब बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा मिस ना करे नेक्स्ट लैब, ठीक है, ईद के बाद होगी। उसके अंदर ना हमने बहुत ज़्यादा अच्छे कंसेप्ट, जो चीज़ें हमारी रह गई हैं हमने उनको एक दफ़ा बिल्कुल क्लीन करना है ताकि हमारे एक लेवल तक आ जाए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एडवांस लेवल पे जाएंगे। नेक्स्ट के अंदर हमने वो जो क्यूरीज, जो छोटी मोटी क्यूरीज है हमारी कुछ रह गई हैं, ठीक है, व्यूज़ बनाना, उनके अंदर हमने टेबल्स को, एक टेबल है उसका पूरा स्ट्रक्चर कॉपी करके क्यूरी लिखनी है कि पूरा टेबल कॉपी होकर नए टेबल में कॉपी हो जाए। हमने एक टेबल से एक पूरा कॉलम करके कॉपी करके दूसरे टेबल में कैसे लेके जाना है, इस किस्म की बहुत सारी क्यूरीज हमारी रहती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा लेक्चर जो होगा ना वो उसके ऊपर होगा। उसके बाद फिर जो हम उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम ट्रांजैक्शंस और ट्रिगर्स के ऊपर काम करेंगे, और वो तो मतलब उससे तो उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो हमारे कमिंग अप लेक्चर थे बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाले, उनको तो कोई बच्चा मिस ना करे, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग मैंने कोई नहीं देनी इसकी डाउनलोड करके, मैं बता रहा हूँ लेक्चर में से समझेंगे तो समझेंगे, फिर रिकॉर्डिंग में ये होता है कि आप फिर ना वो कंसंट्रेशन नहीं देते कि आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो ये है वो है। तो इसके लिए बेटा मैंने एक टास्क भी दिया हुआ है, आप होप तो आपने देखा होगा, वो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये एक टेबल मैंने एक दिया है टॉस का, और आपने इसको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है, और कीप इट इन माइंड दिस इज मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एंड दिस इज आल्सो, ठीक है। इसको पहले फर्स्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, उसका अलहदा टेबल बनेगा, फिर सेकंड में शिफ्ट करना है, फिर आपने प्रॉपर्ली हेडिंग देनी है कि अब मैंने इसको फर्स्ट में ले गया, आप सेकंड में, थर्ड में, और ये आपने अपनी रजिस्टर के ऊपर बना के आपने इसको अपलोड करना है टुमारो 6 PM तक। इसकी डेडलाइन आपने देखी होगी ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि वो डेडलाइन मैंने पूरे तमाम सेक्शंस के लिए रखी हुई है, क्योंकि जो सेक्शन होगा ना हमारा C सेक्शन, उसकी क्लास फ्राइडे को है, तो फ्राइडे के बाद उनको हम एक दिन का टाइम देंगे। तो आपका जो क्लास के बच्चे हैं उनकी मैं टाइम चेक करूंगा, अगर इसके बाद होगी तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी, उसको मैं डिलीट कर दूंगा उधर से। सर 12 भी कर दें। अच्छा 12 कर देते हैं, और कोई बात, ये लो। सर एक और क्वेश्चन था कि इसमें जो जॉइन डेट है ये टीचर की जॉइन डेट है या स्टूडेंट की है? जी वेरी गुड, जॉइनिंग डेट इसकी है, टीचर की है, ठीक है, ये टीचर की है। ओके सर। ये समझ आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर फॉर्म आ गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में ना कोरोना इंशाल्लाह मैं आपको ना इसके ऊपर एक प्रॉपर्ली सीधा एक इलस्ट्रेशन जिसका अभी हमने किया है उसको करेंगे, ताकि आपको वो, अभी मैं आपको जस्ट वर्बली बता दूं तो वो बिल्कुल कंसेप्ट बच्चों को भी मिक्स हो जाएगा। ये वाले भी इनको मैंने इसलिए अलग रखा है क्योंकि अगर हम इधर जाते हैं ना, अब इधर जाते हैं, आपके ये वाला कंसेप्ट भी मिक्स हो जाएगा जो अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड तक पढ़े। अभी जब आप इस टेबल के ऊपर आप अप्लाई करेंगे ना, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको जब ये वाले 3 बिल्कुल 100% ओके हो जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ताकि आप जो नेक्स्ट पे जाएं आपको इनमें क्लियर होंगे तब हम जाएंगे आगे, अदरवाइज फिर आपके कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे। ओके सर। जी अब कोई और क्वेश्चन? सर सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें यही करना है दोनों में कि हमने अलग टेबल बना देने हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे आप ऐसे कर लेंगे, हम अलग टेबल बना लें। मोस्टली यही होता है कि हम अलग टेबल की तरफ चले जाते हैं। अलग टेबल में जाने के बड़े फायदे होते हैं, लेकिन ये भी नहीं होता कि बहुत हद नए टेबल बना दें। अलग टेबल में हम जाते हैं तो हमारा एक्सेस काफ़ी टाइम फास्ट हो जाता है, मतलब हमारा, आपने खुद डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा है उसको, तो आपको अच्छी उसकी समझ होगी कि वो क्या हो रहा है उसमें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जाएं, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर आप देखें, इसमें फॉर एग्जाम्पल कोर्स सिर्फ 2 ही थे और 2 की ज़्यादा हो सकते हैं ना कम हो सकते हैं, तो इसमें फिर मेरे ख्याल में नए टेबल की में जाने की कोई सेंस नहीं बनता। फिर इसको आप ऐसे ही बनाए तो भी परफेक्ट रहेगा। अगर आप दूसरे टेबल में जाएंगे तो वो ओवरहेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने एक जो डेटाबेस बनाई है वो ऐसी कंपनी के लिए सिर्फ वो 2 कोर्स ही पढ़ाते हैं, 2 से ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, तो फिर उसके लिए दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। और हर बच्चे ने C और C++ का ही कोर्स पढ़ना है, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन ये है। इट्स डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स। और अगर ये तो फिर हमारी, अब जब आप प्रैक्टिकली डेटाबेस बनाते हैं तो फिर आप उनको देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आती है। लेकिन जब आप नॉर्मली इसको माइंड में रख के अपने टेबल्स को देखेंगे ना बेटा स्टूडेंट्स, जब आप ये 3 इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, अनोमलीज को टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके टेबल में मसला है या नहीं है, और फौरन आप उसको आइडेंटिफाई करके फौरन रिमूव कर देंगे। जिस बच्चे को पता होगा ना कि ये अनोमलीज होती हैं और जब उनका टेबल में रिकॉर्ड कुछ जाएंगे 10-12 तो उनको पता चल जाएगा कि इसमें इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, अनोमलीज आ रही है, तो वो फौरन पता चल जाएगा कि इसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट है या नहीं है? आपको कैसे पता चलेगा?
आपको अनोमलीज और डेटा रिडंडेंसी देख के पता चलेगा कि इसको अब हमें अपडेट करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स वाई ये मैंने पहले आपको समझाया है। जब आपको इसकी समझ होगी ना तो फिर आपको फौरन पता चल जाएगा कि हमारा ये टेबल नॉर्मलाइज नहीं है, इसके ऊपर फर्स्ट एनएफ सेकंड या थर्ड पे लेके जाना है, या फोर्थ पे या फिफ्थ पे या किधर लेके जाना है इसको। जी ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हमारे मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। इसके बाद आपकी जो दूसरी क्यूरीज हैं, जो आपके बहाने होते हैं वो बड़े बड़े, सर मेरी लाइट नहीं थी, सर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो गई, सर मेरे लैपटॉप की चार्जिंग, सर मेरा माउस कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, वो सुनते हैं आप सारे।